मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हमने चर्चा शुरू की है और इसमें लोक का सामान्य स्वरूप सबसे पहले ये वर्णन क्या आने वाला है तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में। ये जीव तत्व का वर्णन यहाँ चल रहा है। जीव तत्व का वर्णन में ये जीव रहता कहाँ है, जीव के बारे में बताया पिछले अध्याय में, जीव के किस किस प्रकार से होते हैं। तो ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, संसार में दुनिया में जीव कहाँ पाए जाते हैं, उस वहाँ का स्वरूप क्या है, दुनिया कैसी है, लोक कैसा है और जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी बात यहाँ पर इसमें बताने वाले हैं। अब ये पढ़ें क्यों, ये हम लोक का स्वरूप जान के लोक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कल हमने देखी, ये नापने से होगा क्या, इसको पढ़ने से होगा क्या। ऐसा लगता है ना कि क्यों पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कुछ लोगों को मजा आता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा, कौन से हम इंच टेप लेके नापने जाएंगे कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितना ऊंचा है। तो वास्तव में ये लोक का स्वरूप पढ़ने सुनने समझने से, ये तो अभी हमने स्टार्ट किया है, बीच बीच में ऐसी जगह ऐसी बातें आती है जिससे हमको वैराग्य की उत्पत्ति होती है और हमने संसार में हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। अभी हमारी समझ लीजिए जो पिछली क्लास द्रव्य संग्रह की चल रही है उसमें भी कल ही परसों ही पंच परावर्तन का स्वरूप पूरा हुआ है। तो पंच परावर्तन में अब क्षेत्र परावर्तन है, तो हमने लोक के एक एक प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है। तो जब तक उस लोक की विशालता हमको ख्याल में नहीं आए कि लोक है कितना बड़ा, हमको तो इतना सा वो चित्र दिखता है तो ऐसा लगता है इतना सा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में कितना है, या हमने दुनिया जितनी सी देखी है इतनी सी दुनिया है ऐसा हमको लगता है, लेकिन वास्तव में दुनिया इतनी सी नहीं है, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। और जो हमको दूसरे क्षेत्रों में घूमने की जाने आने की जो हमको इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो इससे समझ में आता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है और हम हर जगह घूम फिर कर जाकर आ चुके हैं और कैसी कैसी जहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं जो सुविधाएं हैं वो सब भी हमने प्राप्त की है, परंतु फिर भी सुखी नहीं हुए। तो सुख का आधार ये बाहरी सुविधाएं नहीं है, बाहर के साधन वो सुख के आधार नहीं है। तो सुख किसके आधार से प्राप्त होता है, सुख वास्तव में अपने ही आधार से प्राप्त होता है, बाहर में कहीं भी सुख नहीं है। ये इसको समझ लीजिए, देखने से हमको समझ में आता है। नरकों का वर्णन है, नरक में कैसे दुख है, स्वर्गों का वर्णन है, स्वर्ग में कैसी सुविधाएं हैं। तो नरक में नरक के दुख देखकर वहां से भय लगे, फिर साथ में ये भी बताएंगे कि नरक गए क्यों, नरक जाता क्यों है, और स्वर्ग में इतनी सुख संपदा मिली उसके बाद भी वहां से रिटर्न होकर आए। वहां परमानेंट कोई जीव रह नहीं सकता है, तो परमानेंट रहने की जगह कौन सी है, परमानेंट रहने की अवस्था कौन सी है, वो सारा वर्णन इसके अंतर्गत हमको देखने में मिलेगा। और तीसरी बात ये
कि हमको ये इतनी लंबी चौड़ी जगह हमने देखी, 14 राजू ऊंचा है, 343 घन राजू है। अभी हमको राजू का ख्याल नहीं आता है, ये राजू मतलब कितना, बहुत से कल हमने देखा था अनकाउंटेबल किलोमीटर्स, इतने ज्यादा उसमें एक राजू में होते हैं। तो इतना बड़ा ये लोक है और एक एक बारीक बारीक रचनाएं, ये 3 वात वलय हैं, इस तरह से सारा हमारे शास्त्रों में सारा वर्णन है। अभी हम तो इतना डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, वो एक एक वात वलय कितना कितना मोटा है, उसकी मोटाई कितनी है, फिर वो मोटाई भी चारों तरफ हर जगह एक सी नहीं है, नीचे कितनी है, साइड में कितनी है, ऊपर कितनी है, अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ उनकी मोटाई कितनी है, कितनी, सारा वर्णन ये शास्त्रों में दिया गया है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया ये सारा वर्णन, कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार से ये शास्त्र रचे गए हैं। तो ये हमको भगवान के ज्ञान की महिमा आती। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, केवल ज्ञान में क्या क्या जाना जा सकता है, ये सारा वर्णन केवल ज्ञान में जाना गया है। केवल ज्ञान की महिमा आती है। और फिर जिन आचार्यों ने ये शास्त्र लिखे हैं, हम ये हाथ में ले ना, तिलोय पन्नति आदि जो ग्रंथ हैं, इतनी मैथमेटिक्स है उसमें कि हम हाथ नहीं लगा सकते। हमको लगता है कि बस करो, रहने दो, हमको तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, कल हमने वो एवरेज निकाला और वो ही हमको ऐसे लगती भारी, ये क्या गणित करा रहे हैं। और उसमें पूरी, यानी आचार्यों की बुद्धि कितनी थी और आचार्यों को ज्ञान कितना था। तो हमको समझ लीजिए अपने पूर्वाचार्यों की भी महिमा आती है, साथ में केवल ज्ञान की महिमा आती है, भगवान की महिमा आती है। और भगवान की महिमा आए बिना उनकी बात पे विश्वास होना पॉसिबल नहीं है। किसी की जब तक हमको दिमाग में महिमा नहीं हो तब तक वो जो बात बता रहे हैं, वरना हमको यही विश्वास नहीं होगा कि मैं जीव हूँ। ये जो हमको पता लगा कि मैं जीव हूँ, ये कैसे पता लगा, कि हमने जिनवाणी पढ़ के जाना नहीं, हम शरीर को ही तो जीव मान के बैठे। सबसे पहले तो हमको जिनवाणी के माध्यम से ही तो पता लगा है कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, शरीर अलग है। नहीं तो जो लोग ये नहीं जानते वो तो यही मैं हूँ, ये जो दिख रहा है यही मैं हूँ, ऐसा ही समझते आ रहे हैं। इसलिए ये सारा प्रकरण जो ये समझ लीजिए 3 लोक की रचना का वर्णन है, इस वर्णन को पढ़ने से हमको भगवान की महिमा आती है, उनके समझ लीजिए लोक का कैसा स्वरूप है। हमारे सारे दिमाग के यानी जो बंद पड़े हैं ना सारे, वो सब खुल जाते हैं कि हम क्या समझ रहे थे और क्या है दुनिया, हम एक एक चीज का क्या स्वरूप है। ज्योतिष देवों का वर्णन आएगा, हम सूरज चांद तारों को क्या समझ रहे थे और वो क्या है एक्चुअल में, वो सारा वर्णन इसमें हमको पढ़ने में मिलता है। इसलिए जिनवाणी का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी जिनवाणी की बात हो, वो निरर्थक नहीं है, अप्रयोजनभूत नहीं है। पूरी जिनवाणी का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता का पोषण करना है। और इस प्रकरण को पढ़कर भी वीतरागता ही निकलती है। इस प्रकरण को पढ़कर हमको ये भाव नहीं आएगा हम स्वर्गों में चलें, हम नरक में नहीं जाएंगे। तो नरक में जाने का तो किसी को इच्छा नहीं होती है, पर स्वर्गों की विभूति देख के अथवा और जगहों को देखकर वहां जाने का भाव नहीं आएगा। ऐसी जगह पर भी वो जगह में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में ही है। क्योंकि सुख का एक ही कारण है, वो है अपने आत्मा को जानना, पहचानना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, वही वास्तव में सुख का उपाय है। तो देखिए कल हमने लोक का थोड़ा सा सामान्य स्वरूप देखा था कि ये जो लोक है, ये लोक पुरुषाकार है और 343 घन राजू, 343 घन राजू, इसकी हमने पूरा वो देखा था। लोक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वो हमने देखी थी। मुझे बताएंगे कोई बच्चे हैं आज, कहाँ हैं बच्चे? कोई बच्चे हों तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं औरों से पूछती हूँ। 343 घन राजू। हाँ, ये तो उसका पूरा एरिया हुआ। लोक की ऊंचाई कितनी है? लोक की ऊंचाई 14 राजू। 14 राजू लोक की ऊंचाई है। और लोक की गहराई कितनी है? गहराई कहें या मोटाई कहें? 7 राजू। बढ़िया, सभी लोग नहीं बोले। हाँ। और अब लोक का जो चौड़ाई है, वो लोक की चौड़ाई कैसी है? 7 1 5 1। बढ़िया। 7 राजू
फिर 1 राजू, फिर 5 राजू और फिर वापस से 1 राजू। ये ऐसी लोक की पूरी चौड़ाई है। देखिए किसी भी चीज की वो समझने के लिए नक्शे को, मैप को हम समझते हैं तो उसकी थोड़ा सा एक नियम होते हैं कि मैप में, पेपर पे जो हमारे पास मैप होता है, ये भी रचना हम ऐसे मैप की जैसे ही समझेंगे। तो जो हमारा राइट साइड होता है उसे कहते हैं पूर्व, जो लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं पश्चिम, यानी ईस्ट और वेस्ट। राइट, जैसे हम यहाँ मैप फैला लिया हमने, तो राइट साइड में जो चीज है, राइट साइड कहलाएगा ईस्ट पूर्व, लेफ्ट साइड कहलाएगा पश्चिम वेस्ट, ऊपर का हिस्सा कहलाएगा, ऊपर की तरफ वो कहलाता है उत्तर नॉर्थ, और नीचे का एरिया कहलाता है दक्षिण साउथ। ये नक्शे का है, इसका मतलब ऊपर उत्तर है। जैसे अपन भारत का नक्शा देखते हैं तो हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। भारत के ऊपर हम ऐसा समझते हैं वो ऊपर है, ऊपर नहीं है, ये दिशाएं हैं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसा ये नक्शे में समझने का एक तरीका होता है। चाहे अपन अपने स्कूल की पढ़ाई में समझें, चाहे अपन अपने लौकिक पढ़ाई में या धार्मिक पढ़ाई में समझें, नक्शे का यही रूल होता है। तो जो ये लोक है, इसको हम देखें, एक मिनट रुकिए, वो कहाँ गए वो? दिख रहा है आप लोगों को? आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है एक फोटो? ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये कल हमने देखा था कि ये लोक है, 3 लोक की ये जो आकृति है, और इसके चारों तरफ है अलोकाकाश। तो ये बीच में ये जो आकृति दिख रही है, ये आकृति है लोक, और चारों तरफ है असीम अलोक। इसके बाद में दूसरा कहाँ से निकालना है? हाँ, ये है लोक का एक्चुअल, जो हमने कल एक सिंगल उसमें देखा था पेपर की जैसे। ये लोक ऐसा इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तीनों चीजें हैं। ये फ्रंट में हमको दिख रहा है, ये फ्रंट में ये पूरी जो ऊंचाई है, कर्सर दिख रहा है आप, ये जो नीचे से ऊपर तक की जो ये ऊंचाई है, ये है 14 राजू। और ये इधर देखिए दक्षिण उत्तर लिखा हुआ है, दक्षिण उत्तर, यानी ये जो अंदर की डेप्थ है, ये डेप्थ सब जगह है 7 राजू, 7 राजू, 7 राजू, 7 राजू। ये अंदर की जो डेप्थ है वो सब जगह 7 राजू है। और जो ये चौड़ाई है, ये नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर उसके ऊपर 5 राजू, और फिर उसके बाद में 1 राजू। तो इस तरह से ये लोक की ऐसा ये घनाकार 3 डायमेंशन में ये लोक है। हमको जो भी हम चित्र बनाएंगे पेपर पे, वो पेपर वाले जो चित्र होते हैं वो सिंगल एक तरफ से हमको दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में लोक ऐसा नहीं है पेपर जैसा। लोक में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है। और ये जो आगे दिख रही है, ये जो त्रस नाली की बात हमने की थी, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर, और एक्चुअल में ये इस जगह नहीं है, ये तो सामने से लिया हुआ फोटो है तो ये आगे दिखती है। एक्चुअल में इसकी जगह कहाँ है, ये देखिए, एक्चुअल में इसकी जगह है यहाँ बीच में, ये लोक के बीच में है त्रस नाली। ये तो जो जगह है ये लोक का आगे का हिस्सा है, त्रस नाली एक्चुअल में लोक के बीच में है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? मीनू दी बताइए, कर्सर दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो गहराई है, ये पूरी 7 राजू है। और ये जो त्रस नाली है, ये 1 राजू चौड़ी और 1 राजू लंबी, और कुछ कम 13 राजू, सामान्य रूप से हम बोलेंगे 13 राजू ऊंची है ये त्रस नाली। तो 1 राजू इधर ये चौड़ाई, और 1 राजू ऐसे इस तरफ, ये 1 राजू है।
और ये अपने पास पूरा चौड़ाई है 7 राजू की। तो यानी इधर से अपन चलेंगे 3 राजू अंदर और इधर से भी अपन आएंगे 3 राजू बैक, तो हो गए 6 राजू। और उसके बीच में ये 1 राजू लंबी चौड़ी ये त्रस नाली है। समझ में आया? ये जो लोक की मोटाई है, अंदर की जो गहराई है, जो डेप्थ है, उस डेप्थ के बीचों बीच ये त्रस नाली है। और बीच में कैसे है कि टोटल ये गहराई 7 राजू है, तो 3 राजू आगे से आए और 3 राजू पीछे से आए और बीच के 1 राजू में 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी और 13 राजू ऊंची ये त्रस नाली होती है। त्रस नाली में ही त्रस जीव पाए जाते हैं। और बाकी का ये जो पूरा एरिया है, अभी इधर यहाँ स्थावर लोक लिखा है, यहाँ केवल स्थावर जीव ही पाए जाते हैं। और त्रस नाली में त्रस जीव भी पाए जाते हैं और स्थावर जीव भी पाए जाते हैं। यानी स्थावर जीव तो पूरे लोक में सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन त्रस जीव वो केवल त्रस नाली में पाए जाते हैं। अब मुझे ये पूछना है, इसको मिनिमाइज पॉज कर दूं, कहाँ है? मुझे तो सब लोग नहीं दिख रहे ना। हाँ, अब मुझे आप लोगों से पूछना, म्यूट रहिए, अनम्यूट कौन हो गया है? मुझे ये पूछना है जो लोग नए हैं उनमें से कि त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? आज कहाँ गए? त्रस जीव 2 से 5 इंद्रिय तक और बाकी के स्थावर। हाँ, स्थावर जीव कितने इंद्रिय होते हैं? 1 इंद्रिय। बढ़िया। स्थावर जीव होते हैं यानी जिनके एक ही इंद्रिय होती है। कौन सी होती है एक इंद्रिय? स्पर्शन। बढ़िया, स्पर्शन। क्योंकि टोटल 5 इंद्रियां होती हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो उसमें से पहली जो है स्पर्शन इंद्रिय, वो जिन जीवों की होती है उन्हें एक इंद्रिय अथवा स्थावर कहते हैं। और उसके अलावा जो भी जीव हैं 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सभी जीव कहलाते हैं त्रस। 2 इंद्रिय यानी जिनके स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय का मतलब है जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां हैं। 4 इंद्रिय का मतलब है स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां हैं। और पंच इंद्रिय का मतलब है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियां जिनके हों। तो ये जो अभी हमने देखा, देखिए ये जो अभी हमने देखा है ये त्रस नाली और ये स्थावर लोक। तो जो 2 से 5 इंद्रिय जीव हैं वो केवल इस 1 राजू बाय 1 राजू बाय 13 राजू, ये जो एरिया है एक रेक्टेंगल के जैसा, समझ लीजिए। इसके लिए उदाहरण दिया कि किसी अपन वो लाते हैं ट्यूबलाइट का जो खाली बॉक्स है जिसमें रख के ट्यूबलाइट आती है, वो ट्यूबलाइट का बॉक्स ऐसा ही होता है, चौकोर होता है लेकिन इतना लंबा होता है। वैसे आप समझ लीजिए ये बीच में एक त्रस नाली होती है। और 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीव केवल यहीं पाए जाते हैं। और जो एक इंद्रिय जीव हैं वो पूरे लोक में त्रस नाली में भी और बाहर के एरिया में भी सब जगह पाए जाते हैं। ये त्रस नाली में ही त्रस जीव पाए जाते हैं। इसके कुछ 2-3 एक्सेप्शन हैं, वो बहुत अपन बाद में बात करेंगे, अपने पुस्तक में भी ये आएगा प्रकरण तब। अभी सामान्य रूप से त्रस जीव त्रस नाली में पाए जाते हैं और स्थावर जीव त्रस नाली और स्थावर लोक सब जगह पाए जाते हैं। देखिए आगे फिर हमने देखा था कल वातवल्यों के बारे में। अभी क्या मैं भी 1-2 दिन में, मुझे भी ये ज्यादा यूज लेना नहीं आता है, तो थोड़ा मैं भी सीख जाऊंगी 1-2 दिन में। चलिए दूसरा निकालते हैं अपन चित्र।
ये देखिए, ये लोक की रचना ये इस तरह की है। और इसमें ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, दिखाई दे रहा है। ये जो ये जो बाहर में जो ये आउटलाइंस दिख रही हैं, ये है 3 वात वलय। सबसे पहली अंदर वाली दिख रही है ग्रीन कलर की, और दूसरी दिख रही है रेड कलर की, और उसके बाहर येलो जैसे कलर की हमको ये आउटलाइंस दिख रही हैं। तो एक्चुअल में इनके कलर भी, पर ये बीच वाली का रेड नहीं है, बीच वाली का येलो है। इनके कलर्स भी होते हैं। जो वात वलय हैं, 3 वात वलय, कौन कौन से 3 वात वलय होते हैं? अब मुझे क्या आप लोग सब दिख नहीं पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो कोई भी एक बोलिए। कल जो कह रहे थे पहली बार, कल जो कह रहे, हाँ चलिए, हाँ, घनोदधी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। तो सबसे अंदर वाला जो है, जो यहाँ ग्रीन कलर में दिखाया है, वो है घनोदधी वात वलय। यहाँ पर घनी हवा और घनी पानी, हवा और पानी के साथ वाला जो हवा का घेरा है, उसका नाम है घनोदधी वात वलय। फिर दूसरा है ये घन वात वलय, ये घनी हवा का घेरा है। इनकी सबकी मोटाई है, ये जो वात वलय है, हवा के घेरे हैं, इनकी अलग अलग टाइप से मोटाई है। इनकी मोटाई नीचे, ये जो लोक का नीचे का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ अलग टाइप से है, फिर इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, फिर ऊपर की तरफ अलग है। वो आपको नक्शों में मैं सेंड कर दूंगी, वो आपको नक्शों में मिल जाएगी। अभी अपन उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इसके बाद में देखिए एक और ये नक्शा है, यहाँ पे कलर नहीं है इसमें, ये मैंने ग्रुप पे भी डाला है। जो लोग ग्रुप में आ गए हैं वो, उनको ये मिल गया होगा। तो ये 3 वात वलयों के बारे में कल हमने देखा था। ये वात वलयों से घिरा हुआ, ये वात वलय अकेले यहाँ फ्रंट में ही नहीं है, ये इस तरफ भी वात वलय हैं, इधर पीछे की तरफ भी वात वलय हैं, ऊपर की तरफ भी वात वलय हैं, और इस साइड जो पोर्शन हमको नहीं दिख पा रहा है, उस साइड भी। ये पूरे लोक को चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, सब जगह से वात वलयों ने कवर कर रखा है। इन वात वलयों के आधार पर ये लोक अलोकाकाश के मध्य में टिका हुआ है। अब देखना है कि ये लोक जो है, ये 3 लोक, ये किस आधार पे हमने डिवाइड किया, ये लोक का विभाजन किस आधार पे किया गया है। तो ये जो लोक का विभाजन है, लोक का विभाजन का आधार, ये समझ लीजिए जितनी भी रचनाएं हैं, कल हमने लास्ट में एक बात कही थी, स्वर्ग और नरकों की जितनी भी रचनाएं हैं, वो सारी रचनाएं इस त्रस नाली में होती हैं। ये जो बीच में त्रस नाली दिखाई दे रही है, जितनी भी रचनाएं हैं, ये बाहर इधर उधर नहीं होती हैं। 16 स्वर्ग हैं, अथवा 7 नरक हैं, अथवा मध्यलोक में असंख्यात द्वीप, समुद्र हैं, पर्वत हैं, वो सारी रचनाएं इस त्रस नाली में होती हैं। तो ये लोक का विभाजन किस आधार पे किया गया है? तो लोक के विभाजन का आधार होता है सुमेरु पर्वत। नाम सुना होगा सबने मेरे हिसाब से, सुमेरु पर्वत। एक इस लोक के बीचों बीच, ये जो मध्य लोक है, बीच वाले लोक को मध्य लोक कहते हैं। जो बीच वाली एक ग्रीन कलर की हमको चौकोर सी दिख रही है, इसका नाम है मध्य लोक। इस मध्य लोक में भी बीचों बीच एक पर्वत है, और उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। वो सुमेरु पर्वत इस लोक के डिवाइडेशन का, लोक के विभाजन का आधार बनता है कि कहाँ से ऊर्ध्वलोक है, कहाँ से अधोलोक है, कितना मध्य लोक है। ये कैसे डिसाइड होता है? कि सुमेरु पर्वत के आधार पर डिसाइड होता है। इस सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, 40 योजन की इसकी चूलिका है, तो टोटल मिला के 1,40,000 योजन। योजन की भी एक बार आप समझ लीजिए, योजन कितना बड़ा होता है। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। योजन होता है 2000 कोस का एक योजन, 2000 कोस। और एक कोस कितना होता है? ये कोस भी नया शब्द हो गया आजकल हमारे लिए, पुराने जमाने में चलता था। तो एक कोस में अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट है, कुछ पॉइंट्स में और आता है। तो 2000 कोस का एक योजन,
और 3 किलोमीटर का एक कोस। 1 योजन इज इक्वल्स टू 2000 कोस और 1 कोस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। तो अब हम एक योजन के किलोमीटर बनाएं, 1 योजन के किलोमीटर बनाएं तो करीब हो जाएंगे हमारे पास 6000 किलोमीटर का एक योजन, क्योंकि 2000 कोस का एक योजन है और 3 किलोमीटर का एक कोस है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो वो हो जाएगा 6000 किलोमीटर लगभग का एक योजन। ठीक है, तो अब ये सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, 1 लाख और 40 योजन और है साथ में, सामान्य रूप से हम कह दें 1 लाख योजन का, 40 को हम गौण करें, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है। तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? ये 6000 के आगे फिर 1 लाख और लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो जो भी संख्या आएगी वो हो जाएगा सुमेरु पर्वत। और एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलिए। एक बार राजू भी समझा दीजिए। राजू होता है असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। असंख्यात का मतलब है अनकाउंटेबल, हमारी समझ से बाहर है। यानी जो हम लोगों में जितने हम मतिशुद्धगामी हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा ज्ञान वाले होते हैं, यानी समझ लीजिए श्रुत केवली भी हों और वो भी कहें कि हम कोई संख्या लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं और जिनके ज्ञान में आती जाए, लेकिन कोई ऐसी संख्या आ जाए और वो भी कहें उसके बाद कि अब बस मेरा ज्ञान इसको नहीं समझ पा रहा। जैसे हमारा ये होता है ना कैलकुलेटर, तो ये इसमें कितनी सी डिजिट आ पाती हैं, एक कुछ वो बात होती है, यानी 8 डिजिट आ जाए या 10 डिजिट आ जाए, या कंप्यूटर में कितनी आती हैं जितनी भी, उसके बाद वो बंद कर देता है, उसके बाद बोलता है हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही जहाँ सारे मतिशुद्ध ज्ञानी फेल हो जाएं, हम जैसे ज्ञानी हमसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानवान जहाँ फेल हो जाएं, वो कहलाएगी संख्या असंख्यात, अनकाउंटेबल है, हमारी पकड़ में आने वाली नहीं है। उतने योजनों का एक राजू होता है, असंख्यात योजन का एक राजू होता है। अब 14 राजू का ये ऊंचाई का ये लोक है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो बहुत ज्यादा हमारे समझ के बाहर है, इतने किलोमीटर्स उसमें होते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये 1 लाख योजन का जो ये सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत की जड़ जहाँ है, इस सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से अधोलोक स्टार्ट हो जाता है। पर्वत है तो उसकी थोड़ा बेस भी होगा ना, कहीं नींव भी होगी, उसकी जड़ भी होगी। तो इस सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से जितना एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, वो कहलाता है अधोलोक। और इस सुमेरु पर्वत की जो टॉप है, चोटी है, शिखर है, उस शिखर से टच करता हुआ ऊपर का पूरा एरिया कहलाता है ऊर्ध्वलोक। सुमेरु पर्वत के नीचे का पूरा एरिया अधोलोक, सुमेरु पर्वत के ऊपर का पूरा एरिया ऊर्ध्वलोक। और जो जितना सुमेरु पर्वत है, अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं, जितनी हाइट का सुमेरु पर्वत है यानी 1,40,000 योजन का, उतना है मध्यलोक। सुमेरु पर्वत के नीचे पूरा अधोलोक, सुमेरु पर्वत के ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक, और जितना सुमेरु पर्वत है ऊंचाई में उतना है पूरा मध्यलोक। अब ये बीच में ये जो त्रस नाली है, ये 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी, ऐसा मध्यलोक भी पूरा 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा, ऐसा इधर भी 1 राजू और इधर भी 1 राजू। और राजू में अभी हमने देख लिया असंख्यात योजन होते हैं। अभी 1 लाख योजन में कितने किलोमीटर हो गए? तो असंख्यात योजन। असंख्यात का मतलब है इतनी बड़ी संख्या कि हम लिखते जाएं कहीं और हमारे सारा शहर की जमीन भर जाए और तो भी वो संख्या पूरी नहीं हो, इतनी बड़ी संख्या वो असंख्यात होती है। तो ये मध्यलोक का एरिया है 1 राजू बाय 1 राजू, 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा और 1 लाख योजन जितना सुमेरु पर्वत है उतना ऊंचा। ये तो है बीच में मध्यलोक, और उसके नीचे पूरा है अधोलोक और उसके ऊपर है पूरा ऊर्ध्वलोक। अब हमने देखा कि त्रस जीव तो इस त्रस नाली में रहते हैं, यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, बाकी सब जगह 1 इंद्रिय स्थावर। ये स्थावर भी 5 प्रकार के हैं, यानी 1 इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। यानी पृथ्वी
ही जिनका शरीर होता है, ऐसे जल जिनका शरीर है ऐसे जीव, वायु जिनका शरीर है, जैसे ये जो बाहर हमने वात वलय देखे हैं चारों तरफ, ये वात वलय में वायु का एक जीव है। इसी तरह से अग्नि का एक और वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव सब जगह पूरे लोक में पाए जाते हैं। तो मध्य लोक में कौन रहता है, ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं और अधोलोक में कौन रहते हैं? सामान्य रूप से अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि मध्य लोक में कौन रहता है, कि मध्य लोक में रहते हैं, सामान्य रूप से हम कहते हैं मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अब मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो मैं आप सब वो 1 मिनट, वो मेरा ऑप्शन, इसको बंद करूंगी तभी आएगा। हाँ जी शिखा भाभी आप बंद कर लीजिए, एक बार म्यूट कर लीजिए आप। चलिए, फिर कहीं से शिखा भाभी आपका बार बार में ही होता है अनम्यूट, अपने आप ही हो रहा है। आप आज किसी से सीख लेना कि ये बार बार में क्यों होता है, कुछ उसके सिस्टम में गड़बड़ होती है तो वो हो जाता है। अभी तो मैं करती हूँ। हाँ, तो ये जो लोक है, अभी हमने देखा ये लोक में, ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं, मध्य लोक में कौन रहते हैं और अधोलोक में कौन रहते हैं। तो मध्य लोक में सामान्य रूप से हम कहते हैं मनुष्य और तिर्यंच हैं, वो मध्य लोक में रहते हैं। 4 गति के जीव हैं, 4 गति के जीव होते हैं और 4 गतियों के जीव ये 3 लोक में रहते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच मुख्य रूप से कहे जाते हैं कि वो मध्य लोक में है, लेकिन मध्य लोक में देव भी रहते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य तिर्यंच रहते हैं वो मध्य लोक में, देव रहते हैं वो ऊर्ध्वलोक में, और अधोलोक में कौन रहता है, अधोलोक में रहते हैं नारकी। ऐसा 4 गति का विभाजन सामान्य रूप से हम करते हैं। नारकी रहते हैं अधोलोक में, मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं मध्य लोक में, और देव रहते हैं ऊर्ध्वलोक में। लेकिन हम विशेष रूप से जब हम अब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि देव तीनों लोक में रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं। और जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, तो मनुष्य तो रहते हैं मध्य लोक में, उसमें भी उनका एरिया बहुत कम है, पर्टिकुलर जगह है, मनुष्य वहां रहते हैं। इसके अलावा तिर्यंच हैं वो पूरे तीनों लोक में, त्रस नाली में भी और त्रस नाली के बाहर भी वो तिर्यंच सब जगह रहते हैं। कैसे? क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब तिर्यंच ही होते हैं। 1 इंद्रिय आदि जो स्थावर हैं वो सब तिर्यंच हैं। इसके अलावा 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव भी तिर्यंचों में होते हैं। तो तिर्यंच पूरे लोक में रहते हैं और देव भी तीनों लोक में रहते हैं और मनुष्य मध्य लोक में रहते हैं। ये विशेष कथन हुआ, लेकिन सामान्य रूप से हम विभाजन करते हैं तो देव ऊर्ध्वलोक में, नारकी अधोलोक में और मनुष्य और तिर्यंच मध्य लोक में, ऐसा सामान्य कथन हम करते हैं। अब ये जो लोक है हम शुरू करेंगे इसमें नरक का, अधोलोक का वर्णन। उससे पहले हम देखें कि ये जो त्रस नाली है, इस त्रस नाली की हमने देखी थी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई तो है इसकी 1 राजू और ऊंचाई है इसकी 13 राजू, कुछ कम 13 राजू। ये कुछ कम 13 राजू कैसे है? देखिए, ये जो त्रस नाली है इसमें ये नीचे एक रेड कलर सा आपको दिख रहा है, ये रेड कलर नीचे दिख रहा है और ऊपर से भी ये इसमें दिख नहीं रहा है, ऊपर से भी ये टच, देखिए ये वाले चित्र में देखिए ऊपर से ये एकदम टच हुई भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा उसमें छूटा हुआ है। ये चित्र है इसलिए एक्चुअल में पूरा ऐसा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो वो ऊपर से एकदम टच हुई भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से नीचे है। और इसी तरह से ये नीचे से भी ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये येलो कलर में ये त्रस नाली नहीं है।
तो ये जो येलो कलर वाली ये जो सबसे नीचे की जगह दिख रही है, ये एक राजू की जितनी जगह है, और ये एक राजू की जगह में केवल एकेंद्रीय निगोदिया जीव ही रहते हैं, स्थावर जीव ही रहते हैं, एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं। निगोदिया जीव देखिए, तो हम देख रहे थे त्रस नाली में हमने 13 राजू की क्यों ली। लोक की ऊंचाई जब 14 राजू है तो त्रस नाली हमने 13 राजू ऊंची क्यों ली। तो ये जो नीचे का एक राजू का हिस्सा है जिसे येलो कलर में दिखाया है, ये नीचे के एक राजू के हिस्से में केवल निगोदिया जीव यानी एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं। तो एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं, इसका मतलब है त्रस जीव नहीं रहते। तो ये एक राजू यहाँ माइनस किया है, क्योंकि जहां त्रस जीव पाए जाते हैं उसे त्रस नाली कहते हैं। तो इस एक राजू के एरिया में त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो त्रस नाली में से उसको माइनस किया है। इसी तरह से ऊपर का कुछ जो एरिया है, ऊपर के एरिया में भी यहाँ जहाँ सिद्धालय है वहां पर भी त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं। हम जब पढ़ेंगे उद्लोक की रचना तब हम उसको देखेंगे। तो यहाँ ऊपर वहाँ वो वायु वाले जो लाइन्स है वो होंगी ना, उसका जगह होगा। वायु का एक तो एकेंद्रीय जीव है, तो नहीं, जो ये ऊपर में जो त्रस नाली के ऊपर का जो जगह है, ये कौन कर रहे हैं? हवा के और पानी वाले जो 3 लेयर का खनान वाले, ये क्या हो गया? ये कोई कर रहा है, वो कोई बच्चे मस्ती करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, जो 3 तरह की लेयर्स हैं वो एकेंद्रीय जीव है। वो वायु कायिक है और पानी भी है उसमें साथ में, वो एकेंद्रीय जीव है। तो एकेंद्रीय जीव तो पाए ही जा रहे हैं पूरे लोक में। हम बात कर रहे हैं त्रस नाली का एरिया, और त्रस नाली का मतलब है जहां केवल त्रस जीव ही पाए जाएं। तो जहां ऊपर जो लोक के टॉप वाली जगह हमने देखी थी, वहां पर त्रस जीव नहीं पाए जाते, वहां केवल एकेंद्रीय जीव वायु वाले हैं, और समझ लीजिए 5 ही प्रकार के स्थावर हैं, वहां एकेंद्रीय जीव ही पाए जाते हैं, त्रस जीव नहीं पाए जाते। तो थोड़ा उसको माइनस करते हैं, इसलिए ये त्रस नाली का पूरा एरिया आता है कुछ कम 13 राजू। त्रस नाली का क्षेत्रफल कितना होता है? कुछ कम। कुछ का मतलब वो जो ऊपर का जो एरिया है ना, वो राजू के अंतर्गत, राजू के सामने वो कुछ है, थोड़ा सा है। जैसे कि समझ लीजिए 1000 रुपए और 20 पैसे, तो 20 पैसे क्या आजकल तो चलते ही नहीं है, 20 पैसे को कौन गिनता है 1000 रुपए के आगे। तो ऐसे वो 13 राजू के सामने वो कुछ कोस, कुछ 1 आध योजन की जगह है, तो वो ऐसे गिनती में नहीं आती, उसको बोलते हैं कुछ कम। और 1 राजू कहाँ से हमने माइनस किया कि सबसे नीचे की जो जगह है, हम देखेंगे कल हम शुरू करेंगे कि 7 नरक पृथ्वियां हैं, उसके भी नीचे 1 राजू का जो एरिया है, उस 1 राजू के एरिया में केवल एकेंद्रीय जीव, निगोदिया जीव ही रहते हैं, वही पाए जाते हैं, कोई भी त्रस जीव वहां नहीं रहता है। इसलिए त्रस नाली के एरिया में से वो 1 राजू का वो हिस्सा और ऊपर का कुछ हिस्सा, ये माइनस करके 14 राजू में से वो 1 राजू माइनस कुछ, वो माइनस करेंगे तो हो जाएगा कुछ कम 13 राजू। तो एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। तो लंबाई और 1 मिनट रुकिए, लंबाई और चौड़ाई है 1 राजू और 1 राजू, तो 1 राजू गुणा 1 राजू, और ऊंचाई है कुछ कम 13 राजू, तो गुणा करेंगे कुछ कम 13 राजू से। तो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा। तो जो त्रस नाली का एरिया है वो है कुछ कम 13 घन राजू। एरिया जब हम निकाल लेंगे तो हमने जैसे कल 3 चीजों को मल्टीप्लाई किया था, तो वो एरिया घनाकार रूप में है, तो वो घन राजू रूप में निकल के आया है। तो हाँ, बोलिए, ये कौन है? ये मैसेज करते हैं जो, देखिए अपनी धार्मिक क्लास चल रही है, इसमें कोई फालतू के इस तरह के मैसेज और इस तरह की हरकत करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो फिर मुझे कल से वो लॉक लगाना पड़ेगा मीटिंग में, फिर मैं जिसको एंट्री दूंगी वही आएगा। कल भी आप कर रहे थे कोई, तो मैंने कल ज्यादा कुछ कहा नहीं था। जो भी कर रहे हो वो समझ जाएं कि फिर फालतू डिस्टर्ब होता है, बहुत पाप बनता है इससे। धार्मिक क्लास चल रही है, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, आप इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, बच्चा है बड़े हैं जो भी हैं,
तो ऐसे मैसेज नहीं करें। चलिए, हाँ बोलिए, कौन पूछ रहे थे? मैं पूछ हाँ बोलिए। मैंने कहा जो त्रस्तनाली के बाहर तो ऐसे भी सारे एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं ना, आपने कहा पांचों स्थावर रहते हैं, वनस्पति भी रहते हैं। हाँ, एक इंद्रिय का मतलब है एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं, तो एक इंद्रिय रहते हैं मतलब 5 प्रकार के एक इंद्रिय रहते हैं। देखिए, वो जो एक इंद्रिय जीव हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। तो हमें जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है वहाँ पेड़ पौधे हैं क्या, तो ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये तो है बादर वनस्पति का एक, और वहाँ सूक्ष्म एक इंद्रिय सूक्ष्म वनस्पति सब जगह है। तो वो ऐसा पेड़ पौधे रूप में दिखाई नहीं देती है, बस वो उनका जो कर्म का उदय है वो ऐसे वनस्पति का एक टाइप का कर्म का उदय है, और इस तरह का उनका शरीर है, दिखाई नहीं देता हमको, पता नहीं। यहाँ भी हमारे भी घर, उसमें भी तो स्थावर जीव ही रहते, तो उसको अलग से क्यों मार्क आउट किया है? वो क्योंकि एरिया, देखिए एरिया तो वो है त्रस नाली में, इसलिए उसको अलग से बताया कि वो जो त्रस नाली का एरिया है, फिर हम कह रहे हैं त्रस, लोग पूरा 14 राजू ऊंचा है और त्रस नाली को हम 13 ही राजू कह रहे हैं, तो फिर 1 राजू क्यों कम कर रहे हैं? तो ये इसलिए बताने के लिए कि नीचे का जो त्रस नाली में भी जो नीचे का 1 राजू का एरिया है, वहाँ केवल और केवल एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं। वहाँ उस नीचे के 1 राजू के एरिया में कोई भी त्रस जीव नहीं रहता है, इसलिए उसको उसमें से माइनस किया है। ये तो सारी देखिए रचना है, अभी तो हमको ऐसे लगेगा थोड़ी सी कुछ ज्यादा कुछ काम की नहीं है, लेकिन यदि हम जैन दर्शन में हायर स्टडीज मतलब आगे की पढ़ाई करें, हम कर्णानुयोग्य और शास्त्र पढ़ें, गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो ये सारी चीजें वहाँ काम आती हैं, वहाँ ये सारे शब्द और ये सारी बातें वहाँ काम आती हैं। लेकिन अभी भी सामान्य जानकारी के लिए, हाँ बोलिए नीलम भाभी। ये मैं कहती बात वाले तो अलग ही है ना, ये अंदर का 1 राजू अलग है। हाँ, वात वाले अलग हैं, वात वाले अलग हैं। नीचे की तरफ सबसे नीचे वात वाले 20-20 हजार योजन मोटाई वाले हैं, और साइड्स में 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। फिर ऊपर जाएंगे तो बीच में 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। फिर वापस जहाँ 5 राजू जितनी चौड़ाई है वहाँ वापस से 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन, और फिर ऊपर जाएंगे तो वापस से 5 योजन। इस तरह से वो सब जगह उसकी मोटाई अलग अलग है, अंदर डेप्थ में भी अलग है। वो सब डिटेल मैंने आपको नहीं बताई। ये जो नक्शे हैं मैं अभी भेज दूंगी ग्रुप पे एक और, तो उस नक्शों में सब लिखा हुआ है। और भी जो आप लोगों के पास पुस्तक होगी, वो पुस्तक में भी जो नक्शे बने हुए हैं उसमें ये सब लिखा हुआ है, कितना कितना वात वाला कितना मोटा है। हम केवल उतनी सी ही गणित देख रहे हैं जितनी थोड़ी बहुत मामूली सी हमको काम आ जाए, उतनी सी हम गणित देख रहे हैं, बाकी ज्यादा मैथमेटिक्स में हम नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये अपना समझ लीजिए इतना हुआ। और किसी को कुछ पूछना है? अपने ये त्रसनाली 2 कैसे है? आगे फ्रंट में भी है वो, मतलब पहले जो ब्लू वाली बताई है वो भी है। देखिए, ये त्रसनाली 2 नहीं, ये 2 तरह से लोक का फोटो लिया गया है। लोक का फोटो 2 साइड से लिया गया है। देखिए वापस से बताती हूँ मैं आपको। देखिए एक्चुअल में तो ये ऐसा है, ये जो ये वाले चित्र में देखिए फ्रंट में केवल लाइन बताई है, ये केवल लाइन दिखाई है और कलर किया है बीच वाली में। एक्चुअल में त्रसनाली इसी ही जगह है, बीच में ही। लेकिन यदि हम इस लोक को सामने से देखेंगे, ये अभी तिरछा करके आपको दिखाया है उसके बैक दिखाने के लिए, लेकिन यदि हम लोक के एकदम सामने खड़े होंगे और सामने खड़े होकर हम फोटो लेंगे लोक की, तो वो पेपर पे वो फोटो में कागज पे ये त्रसनाली, या अपने मोबाइल में भी वो किस जगह दिखेगी। आप किसी भी चीज का ऐसा करके देखिए, कोई अपने टेबल पे कोई चीज बीच में रख दीजिए, एक ग्लास बीच में रख दीजिए और फिर उसका फोटो लीजिए, तो वो फोटो में वो ग्लास ऐसे दिखेगा यहाँ आगे ही है। ऐसा हम ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये फोटो ली गई है मतलब बताई गई है। यदि केवल लोग को हम आगे से देखेंगे, उसकी मोटाई नहीं देखेंगे, तो फिर त्रसनाली कहाँ बनाएंगे? अगर हमने चित्र में मोटाई नहीं बनाई, जैसे कल जो हमने देखा था, देना ग्लास में से, ये 3 लोग का, ये जो कल हमने चित्र देखा था ऐसा वाला, अब ये तो कागज है, अब इसमें हमको त्रसनाली दिखानी है, तो हम कहाँ दिखाएंगे? मोटाई तो है ही नहीं, तो बीच में कहाँ दिखाएंगे? तो वो यहीं दिखानी पड़ेगी। तो इस चित्र में ऐसे दोनों तरफ से बनाया गया है,
फ्रंट फेस भी दिखाया है, तो सामने देखेंगे तो त्रसनाली यहाँ दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में ये त्रसनाली होती है, वास्तव में ये बीच में होती है। यानी गहराई में जाएंगे तो 3 राजू इधर से अंदर चलेंगे, 3 राजू पीछे से अंदर आएंगे, तो बीच का जो 1 राजू बचेगा, उस बीच के 1 राजू में ये त्रसनाली होती है। तो त्रसनाली की ऊंचाई हमने 13 राजू क्यों बताई, ये अभी हम देख रहे थे कि जो नीचे का 1 राजू एरिया है, सबसे लोक के सबसे नीचे का 1 राजू का एरिया है, उसमें केवल और केवल एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। इसलिए क्योंकि वहां त्रस जीव नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए उस हिस्से को त्रसनाली में काउंट नहीं किया गया है। उससे ऊपर से लेके और लोक के टॉप का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर टॉप से थोड़ा सा नीचे तक ये त्रसनाली होती है, और वो टोटल एरिया हो जाता है 13 घन राजू, कुछ कम 13 घन राजू ये त्रसनाली का एरिया होता है। चलिए अभी अपन यहीं पूरा करते हैं, कल से हम अधोलोक का वर्णन शुरू करेंगे। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो लोक में क्या सिर्फ सूक्ष्म इंद्रिय जीव? पूरे लोक में सूक्ष्म इंद्रिय जीव होते हैं? नहीं, बादर भी होते हैं, लेकिन ये जैसे पेड़ पौधे वाली बात आई ना, अग्नि की बात आई, जैसे ऐसा कहते हैं हमारे पेट में भी आग है, जठराग्नि, ऐसा सुना होगा। ये पेट की आग के लिए हम काम करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द पिक्चर्स में भी सुने होंगे। तो वास्तव में पेट में एक जठराग्नि होती है। तो ऐसे क्या पेट में ऐसे आग लगी होती है, दीपक रखा होता है पेट के अंदर कोई, तो वो अग्नि कही ना। तो ये हमारे पेट में, हमारे शरीर में भी 5 प्रकार के स्थावर हैं। अग्नि का एक भी है, वायु का एक भी है, वनस्पति का एक भी है, पृथ्वी का एक भी है, जल का एक भी है। हमारे शरीर में भी 5 प्रकार के हैं, लेकिन वो जिस रूप में हमने कल्पना कर रखी है, वो ही स्वरूप उनका वैसा ही हो, वो जरूरी नहीं है। वो किसी भी दूसरे आधार पर वो जीव रहते हैं। तो ऐसे ही 5 प्रकार के स्थावर, सूक्ष्म भी और बादर भी, वो 5 प्रकार के स्थावर पूरे लोक में सब जगह रहते हैं। एक क्वेश्चन मेरा प्लीज। हाँ बोलिए। अगर बादर जीव रहते तो उनको तो आधार चाहिए ना, तो फिर उनको हाँ, उनको आधार क्या मिलेगा? आधार होता है, एक दूसरे के आधार से भी रहते हैं, और भी आधार, जैसे यहाँ भी, जैसे जो हमको कमरे में भी खाली जगह दिख रही है ना, जितनी भी, ये कुछ जगह खाली नहीं है। जो भी हमको यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी दिख रही है, बीच में खाली है, ये खाली कुछ नहीं है, सब जगह सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। और बादर जीव भी हैं, वो थोड़ा, बादर का मतलब हमको नहीं दिखाई दे, ऐसे भी बादर जीव होते हैं। बादर का मतलब यदि भी सूक्ष्म से बादर, वो हमको लगता है दिखाई देने वाला मोटा है, लेकिन वो बादर जीव भी सूक्ष्म रूप परिणमन करके, यानी हमको नहीं दिखाई दे, इस टाइप के बादर जीव भी होते हैं। चलिए, और किसी की जिज्ञासा है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बेझिझक पूछ लें, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। चलिए, कितने क्वेश्चंस अलाउड है इनको पूछना? क्या? कितने क्वेश्चंस अलाउड है? ऐसा कोई लिमिट नहीं, उस टाइम अपना, जब तक अपना टाइम है, समझ लीजिए अभी 2-4 मिनट और आप पूछ सकते हैं। वही मेरा फिर से वही बादर वाला ही था कि बादर को कोई बोले ना कि इसको बादर को कोई वो चाहिए आधार, वही मेरा थोड़ा सा उसका मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए। देखिए, बादर जीव भी रहते हैं, दूसरे जीवों के आधार से रहते हैं, लेकिन अब वो कौन सा आधार होता है, और मैं देख के कल आपको बताऊंगी। अभी ख्याल नहीं आ रहा है कि क्या आधार होते हैं। चलिए, पूरा करें, जिनवाणी स्तुति बोले। एक और सूचना थी, 6 डाला का पेपर यदि छठी ढाल का किसी ने नहीं दिया हो तो अभी होने वाला है 4 बजे से। कोई बाई चांस रह गए हों उस दिन, तो अभी 4 बजे से होगा, मैं लिंक दूंगी ग्रुप में, देख लें सभी। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं ने
साधना है, साथ है।